So now we are going to have a program to find the root, to find the solution of the equations using Gauss Jordan method. तो उसके लिए हमें पता ही है हमें क्या करना पड़ेगा. Few changes I am making to this program. First of all, you have to include this stdio.h file. Then you have to include this console input output.h file. Then you have to use this main function, and then what we are using, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं देना तो आप इसको ना दो, देयर इज नॉट इशू. देन वी आर यूजिंग वेरिएबल इंटीजर i j k n फॉर लूप एंड टू एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशन. दो हम इसमें एरे ले रहे हैं. एक आपकी ए एरे है जिसमें कि आपका आएगा, जिसमें आप इनपुट करोगे अपनी इक्वेशंस को, जो 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगी. और एक आपकी एक्स एरे है जिसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो आएंगे. देन ये इसको हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस. सी आउट एंटर द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, एंड जो साइज है वो आपका वेरिएबल n में एंटर होगा. सी इन n. देन स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर द एलिमेंट्स फॉर द मैट्रिक्स. रो वाइज मीन फर्स्ट रो 3 कॉलम, सेकंड रो 3 कॉलम, फोर्थ रो 3 कॉलम. हम बेसिकली उसी तरीके से ही चलेंगे जैसी आपकी इक्वेशंस हैं. सो एंड देन आपके सामने लूप लगा हुआ है जी. दिस लूप जो है ये i का 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन इक्वल टू n जा रहा है. तो से अगर मैंने n3 एंटर किया हुआ है तो दिस मीन ये लूप चलेगा 1 2 एंड 3 के लिए. दिस मीन ये जो लूप है ये बेसिकली हमें 3 रोज की बात कर रहा है. उसके बाद नीचे एक लूप लगा दिया मैंने, इसका इनर लूप है. तो ये j इज इक्वल टू 1 है, j लेस देन n प्लस 1 है. n प्लस 1 का मतलब क्या है कि j का जो लूप आपका है ये चलेगा n प्लस 1 टाइम. इसका मतलब अगर हमने n3 दिया है तो ये n प्लस 1 हो गया 4. आपको पता ही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नेस्टिंग ऑफ लूप यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. तो दिस मीन टू से जब i 1 है तो j चलेगा. इस एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने n की वैल्यू 3 एंटर की है. तो शुरू में i 1 है, 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो लूप कंडीशन ट्रू है लूप की. हम इनर लूप में आ जाएंगे, j 1 मिलेगा और j जो है वो छोटा है 4 से, क्योंकि n प्लस 1 क्या है 4 है. तो j का लूप चलेगा 4 बार. इनर लूप पूरी टाइम चलता है, आउटर लूप के एक बार के लिए इनर लूप जो है वो अपनी पूरी कंडीशन तक चलता है. तो i 1 रहेगा, j की वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4. मतलब कि जो वैल्यूज आपकी एंटर होंगी वो होंगी 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 कॉलम्स में. पहली रो के पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में 4 जो वैल्यूज हैं वो आपकी एंटर हो जाएंगी. दिस मीन पहली इक्वेशन जो है वो आपकी आपके इस जो एरे के है ए आई जे में, इसमें आपकी पहली इक्वेशन जो है वो आ जाएगी. आफ्टर दैट हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि ये दिस इज जस्ट, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिस इज जस्ट फॉर आउटपुट. ये सिर्फ आउटपुट है. आप अपनी मर्जी से अगर आप चाहो तो आप ये आप फॉर्मेटेड आउटपुट ले सकते हो सी आउट में. अगर आपने नहीं लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस इज इनपुट, सी इन इनपुट है. इसका मतलब क्या है कि हम ए आई जे में आपका एक एलिमेंट जो है वो एंटर हो जाएगा. पहली बार जब लूप चलेगा आई 1 है, जे 1 है, तो जो भी पहला एलिमेंट एंटर होगा वो ए 1 1 में होगा, 1 1 लोकेशन में.
फिर J2 हो जाएगा, अगला जो भी एलिमेंट एंटर होगा वो 1 2 लोकेशन में होगा। फिर J3 हो जाएगा, अगला जो भी एलिमेंट एंटर होगा वो 1 3 लोकेशन में होगा। फिर J4 हो जाएगा, अगला जो भी एलिमेंट एंटर होगा वो 1 4 लोकेशन में होगा। दिस मीन टू से पहली इक्वेशन जो है वो आपकी एंटर हो जाएगी। उसके बाद J5 हो जाएगा, कंडीशन जो है वो से गलत हो जाएगी क्योंकि n+1 तक उसने जाना है। तो फिर कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, I2 हो जाएगा। जैसे ही I2 होगा, कंडीशन ट्रू है आई वाली, हम फिर नीचे आएंगे, हमें J फिर 1 मिलेगा क्योंकि जब भी हम लूप के अंदर आएंगे तो इनिशियलाइजेशन होती है। तो फिर वो 2 1 2 2 2 3 और 2 4, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का दूसरा कॉलम, सेकंड रो का तीसरा कॉलम और सेकंड रो का लास्ट कॉलम, इस तरीके से अगले इक्वेशन के एलिमेंट जो है वो एंटर हो जाएंगे। एंड इन द सेम टाइप सेम वे आप तीसरी इक्वेशन के जो एलिमेंट हैं उनको भी आप एंटर कर दोगे। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, हमने अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने का मतलब क्या था कि जिसको हम लोगों ने अपने लॉजिक में बोला था कि दैट वी हैव टू एलिमिनेट एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। हमने मतलब क्या है कि दूसरी और तीसरी इक्वेशन में से पहला जो कॉलम है उसको हमने एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद हमने पहली और जो आपकी तीसरी इक्वेशन है उसमें से आपने दूसरा कॉलम एलिमिनेट कर देना है। और फिर आपने जो आपकी तीसरी इक्वेशन है उसमें आपने सेकंड और सॉरी नोट जो आपका हाँ जो आपका थर्ड इक्वेशन है उसमें ही आपका थर्ड कॉलम रहेगा। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड कॉलम जो है उसको आपने एलिमिनेट करना है। तो जो डायगोनल एलिमेंट बनाने का मैट्रिक्स बनाने का मतलब ही ये है कि पहली इक्वेशन के अंदर सिर्फ पहला कॉलम ही बचे, मतलब आपको मिले 1 1 और A14 की वैल्यू मिले और कुछ ना मिले। उसके बाद आपकी जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपको A22 एंड 24 की वैल्यू मिले और आपको कुछ ना मिले। तीसरी में क्या है, आपको 3 3 जो कॉलम है उसकी वैल्यू मिले और 3 4 की मिले वैल्यू और आपको कुछ ना मिले। अब जब आप ये चीज बना लोगे तो आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स आ चुका होगा और आपको एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई होगी। तो दैट इज वो डायगोनल मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे उसका यहाँ पे लॉजिक बताया गया है। दैट इज सबसे पहले आपका नॉर्मल वही लूप चलेगा, J इज इक्वल टू 1, J लेस देन इक्वल टू n, J प्लस प्लस, एंड देन I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। इफ I नॉट इक्वल टू J, देखो अगर तो I J के बराबर है इसका मतलब वो डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि I 1 है J 1 है, इसका मतलब पहले कॉलम, हम पहले रो की पहले कॉलम की बात कर रहे हैं। I2 है J2 है, हम दूसरी रो के दूसरे कॉलम की बात कर रहे हैं। I3 है J3 है, हम तीसरी रो के तीसरे कॉलम की बात कर रहे हैं। दिस मीन टू से डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जहां पर आपके रो एंड कॉलम जो है वो सेम होते हैं, जहां पर आपका रो नंबर और कॉलम नंबर जो है वो सेम होता है। अगर तो डायगोनल एलिमेंट है तो उन्हें तो हमने एज इट इज ही रहने देना है, उनको हमने नहीं चेंज करना, क्योंकि मैंने यही तो बात किया ना कि पहली रो का पहला कॉलम बचेगा, दूसरी रो में दूसरा कॉलम बचेगा और तीसरी रो में तीसरा कॉलम बचेगा। तो हमने डायगोनल एलिमेंट रखने हैं, बाकी एलिमेंट जो है हमने जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का सॉरी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो डायगोनल में आ गया ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये डायगोनल नहीं है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम ये डायगोनल नहीं है। थर्ड रो का आपका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम ये डायगोनल नहीं है। तो इन कॉलम्स के ऊपर हमने एलिमिनेशन प्रोवाइड करनी है, उनको हमने खत्म करना है ताकि हम डायगोनल मैट्रिक्स बना सकें। तो यही यहाँ पर लॉजिक चल रहा है कि अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो आगे जाना है, अदरवाइज आगे नहीं जाना, क्योंकि अगर आई जे के इक्वल है तो उस केस में क्या है कि वो जो एलिमेंट है वो आपका डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, वही रेशो जैसे हमने लास्ट टाइम एलिमिनेशन में निकाली थी, क्योंकि हमने पहले अपने यूज करनी है इक्वेशन और दूसरी और तीसरी इक्वेशन में से आपने x को एलिमिनेट करना है। तो पहली इक्वेशन का आपने पहले फर्क निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या था, b इज इक्वल टू ए आई जे। अब i क्या है, 1 है शुरू में, j क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है, और यहाँ पर क्या है, जे जे। अब j क्या है, 1 1, ठीक है जी। लेकिन ये अगर J भी 1 है, अगर I भी 1 है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि हमने लिखा है कि ये तब तक नहीं चलेगा जब तक दोनों 1 1 ना हो। तो इसका मतलब जब J 1 था I 1 था उस केस में कोई काम नहीं हुआ। फिर I हो गया 2, क्यों नहीं हुआ, देखो यहां पर क्या है कि जब J 1 है तो ये कंडीशन ट्रू है, हम नीचे आ गए,
लूप चला, I1 है तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अब नीचे आगे वो कहता I नॉट इक्वल टू जे, अगर I इक्वल टू जे नहीं है तभी ये वाला कंसेप्ट चलाना है, अदरवाइज ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपने नहीं चलाना, आपने ये वाला कंसेप्ट जो है आपने नहीं चलाना। तो जब जे, ये देखो ना ये आपका फॉर लूप है, तो इफ सेक्शन जो है इफ सेक्शन के अंदर ही ये फॉर लूप आ रहा है अगले वाला। अगर आप इसकी देखोगे ना, जो अगर आप इसकी फॉर्मेशन है, दिस इज योर आउटर फॉर लूप, दिस इज योर इनर फॉर लूप, दिस इज द इफ, एंड दिस इफ इज इन दिस फॉर लूप, देन देयर इज अनदर फॉर लूप बट दैट फॉर लूप इज इन दिस इफ। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये चेक होगी, अगर ये ट्रू है तभी ये चेक होगी, और अगर ये ट्रू है तभी ये वाला अंदर वाला पोर्शन चलेगा। हमारे केस में क्या हुआ था कि जब आई भी 1 था और जे भी 1 था तो ये वाली कंडीशन जो थी ये फॉल्स हो गई थी, जिसके कारण ये वाला जो लॉजिक था अंदर वाला ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और लूप दोबारा ऊपर चला गया और उसने आई को प्लस प्लस करके आई को कर दिया 2, आई को कर दिया 2। आई को 2 करने से क्या हुआ कि अब हमारे पास जो एलिमेंट सिलेक्ट हो गया वो है J1 है और I2 है। यहां पर क्या आ गया, J1 है और I जो है वो क्या है, I2 है। अब यहां पर हमने क्या किया, J1 है I2 है, तो B की रेशो निकाल ली हमने। B हमारे पास क्या है जी, B1 B2 B, सॉरी I आपके पास क्या है, J क्या है 2 है, J इज J क्या है 2 है, I क्या है 1 है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 1 2, पहली रो का दूसरा कॉलम डिवाइडेड बाय दूसरी रो का दूसरा कॉलम, क्योंकि J की वैल्यू क्या, सॉरी J क्या है 1 है, तो J1 1 पहली रो का पहला कॉलम। दोबारा बोल देता हूं, I 2 है, दूसरी रो का पहला कॉलम J1 है, दूसरी रो का पहला कॉलम मतलब आपके मैट्रिक्स के दूसरी इक्वेशन के पहला कॉलम जो है वो यहां पर आया हुआ है, उसको डिवाइड कर रहे हैं मैट्रिक्स के पहले रो के पहले कॉलम से, ताकि वो डिफरेंस पता लग जाए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ताकि उस डिफरेंस को फिर मल्टीप्लाई करके माइनस किया जा सके, उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके माइनस किया जा सके। तो जैसे ही ये डिफरेंस जो है वो आपको बी में मिल जाएगा, फिर आगे चला जाएगा K1 है, K चलेगा n+1 तक। अब यहां पर आपको आई क्या मिला, आई आपको मिला है 2, K क्या है 1 है, तो इसका मतलब 2 1। सेकंड रो का पहला कॉलम अब क्या होगा, सेकंड रो का पहला कॉलम होगा, सेकंड रो का पहला कॉलम माइनस J क्या था, J1 था, पहली रो का पहला कॉलम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। तो ऐसा करने से क्या होगा, सेकंड रो का पहला कॉलम आपका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, सेकंड रो का पहला कॉलम जो आपका है वो जीरो हो जाएगा। और यही तो हमने करना है कि हमने पहली रो के पहले कॉलम को छोड़ के दूसरी रो और तीसरे रो के पहले कॉलम को हमने जीरो करना है। पहले केस में तो हम यही करेंगे ना। इसी चीज को मैं दोबारा करा देता हूं क्योंकि आपको एक स्टेप समझ लग गई तो फिर आपको बाकी सारे स्टेप समझ लग जाएंगे। एंड वी आल्सो नीड ए कॉपी पेंसिल भी आप अपने साथ चाहे रख लिया करो, बिकॉज दिस इज बिट टेक्निकल है थोड़ा सा। ऊपर चलता हूं, दोबारा आपको समझाता हूं कि हमने क्या करना है कि हमने डायगोनल एलिमेंट बनाना है। डायगोनल एलिमेंट का मतलब है कि पहली रो का पहला कॉलम बचेगा, दूसरी रो का पहला कॉलम और तीसरी रो का पहला कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो में जो आपका दूसरा कॉलम है वो बचेगा, पहली रो का दूसरा कॉलम और तीसरी रो का दूसरा कॉलम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम वही चीज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर I इक्वल टू J है तो इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स में इंडेक्स वैल्यू आएगी वो या तो 1 1 होगी या 2 2 होगी या 3 3 होगी। मतलब वैल्यू I भी 1 है, J भी 1 है तो 1 1 है पहला रो पहला कॉलम, I भी 2 है, J भी 2 है दूसरी रो दूसरा कॉलम, I भी 3 है, J भी 3 है तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो उनको छोड़ के हमने बाकियों की बात करनी है। तो यहां पर जब J1 है, I1 था कुछ नहीं हुआ, I2 हो गया, I2 होने से हम नीचे चले गए तो I2 J1, इसका मतलब ये क्या आ गया I2 J1, दूसरी रो पहला कॉलम डिवाइडेड बाय J। अब J क्या था, J तो 1 नहीं है ना, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो के दूसरे कॉलम को जब पहली रो के पहले कॉलम से डिवाइड किया, जैसे था 4, उसमें से दूसरी रो के पहले कॉलम में था 4, पहली रो के पहले कॉलम में था 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो डिफरेंस का आ गया 2 का। इसका मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 गुना का डिफरेंस है।
2 गुना का डिफरेंस है। तो फिर नीचे जाके हमने क्या किया कि जो दूसरी रो का पहला कॉलम था उसको अब चेंज कर दिया कि दूसरी रो के पहले कॉलम में जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहली रो के पहले कॉलम से। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस था वो सेम हो गया दोनों कॉलम्स में, और नई वैल्यू जो उस कॉलम में आ गई वो 0 आ गई। नई वैल्यू उस कॉलम में क्या आ गई, वो 0 आ गई। उसके बाद आपका के इंक्रीमेंट हो गया। तो के इंक्रीमेंट होने से क्या हुआ, के आपका 2 हो गया। अब जब के आपका 2 हुआ तो यहां पर आपका आ गया जी आई क्या है हमारे पास। तो दिस ये आपको पहला स्टेप समझ लगी कैसे वो 0 हुआ। पहला स्टेप आपको समझ लगी है कि पहला दूसरी रो का दूसरा कॉलम 0 कैसे हुआ। Yes, sir. तो दैट्स गुड। तो उसके बाद हमारे पास क्या था कि अब हमारे पास आई क्या था, आई हमारे पास अभी भी 2 ही चल रहा है। आई हमारे पास अभी भी 2 ही चल रहा है। और फिर हम लोग आगे आगे जी हमारा जो के था वो इंक्रीमेंट हो गया, के हमारा हो गया 2 हो गया। 2 2 माइनस बाय जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास 1 है, 1 2। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हर एक कॉलम के लिए वही स्टेप्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे। और आप क्या करोगे कि पहली 2 इक्वेशंस जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है उसमें आपका जो पहले जो कॉलम्स थे दूसरी और तीसरी इक्वेशन के वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अगली बार जब लूप चलेगा तो आपके दूसरी इक्वेशन में से, क्योंकि जब अगली बार लूप चलेगा तो उस समय जे आपका क्या होगा, 2 होगा। जब जे 2 होगा तो ये जो लूप चलेगा ये चलेगा 2 1 के लिए, 2 1 के लिए, क्योंकि वहां पर आई जे इक्वल नहीं है। लेकिन जब जे भी 2 है आई भी 2 है तो उस केस में वो लूप नहीं चलेगा और चलेगा जे के 2 3 के लिए। तो उस तरीके से जे के 2 1 के लिए और 2 3 के लिए जब ये लूप चलेगा तो वो आप क्या करेगा, वो आपके पहली और तीसरी इक्वेशन में से y को जो है वो एलिमिनेट कर देगा। जब J3 होगा तो वो J3 I3 को छोड़ के आपकी पहली रो इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से z जो है उसको एलिमिनेट कर देगा। तो जब ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका होगा तो आपके जो आपके एलिमेंट है ए, देखो यहां पर फिर अगर मैं आपको बात करूं जो आपके पास एलिमेंट बचा होगा वो आपके पास एलिमेंट बचा होगा ए आई आई। ए आई में मतलब A11 A22 A33, ये 3 एलिमेंट ही आपके पास बचे होंगे। प्लस आपके पास एलिमेंट बचे होंगे AN+1। AN+1 का मतलब क्या था, A13 14 सॉरी, क्योंकि N3 है ना। तो आई अगर 1 है तो 1 4, आई अगर 2 है तो 2 4, आई अगर 3 है तो 3 4। इसका मतलब आप इस डायगोनल मैट्रिक्स के बनने के बाद जो एलिमेंट हमारे पास बचे होंगे वो एलिमेंट हमारे पास बचे होंगे, हर एक डायगोनल एलिमेंट बचा होगा और हर एक डायगोनल एलिमेंट के आगे जो फोर्थ नंबर का एलिमेंट है वो बचा होगा, क्योंकि IN+1 ये बेसिकली फोर्थ नंबर के एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। जब आई 1 है तो यहां पर क्या आ रहा है, I4, और यहां पर क्या आ रहा है, आई मतलब 1 1 4 पहली रो और फोर्थ एलिमेंट, और यहां पर क्या आ रहा है, पहली रो का पहला एलिमेंट। इसका मतलब जो इक्वल टू के उधर है उसको डिवाइड कर दो तो आपको पहला एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। जब आई आपका 2 हो गया तो यहां पर आएगा 2 4 सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, उसको डिवाइड कर दो 2 2 सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से तो आपको y की वैल्यू पता लग जाएगी। जब ये 3 हो जाएगा तो यहां पर आएगा 3 4 थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट, और इसको डिवाइड कर दो 3 3 से थर्ड रो के तीसरे एलिमेंट से, तो आपको z की वैल्यू पता लग जाएगी। और जब हम x की वैल्यू स्क्रीन पे शो करवाएंगे तो वहां पर हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, वहां पर हमें वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी आपके x की मीन x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी x0 की, x1 की और x2 की। और जो x0 की वैल्यू है वो पहली इक्वेशन का रिजल्ट है, जो x1 की वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट है, और जो x2 की वैल्यू है वो आपके तीसरी इक्वेशन का रिजल्ट है। तो इस तरीके से C++ के अंदर इन 3 स्टेप्स को यूज कर कर गोस जॉर्डन के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशंस के रिजल्ट हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। पहले सेक्शन में हम ये बताते हैं कि भाई कितने आपने रोज एंटर करवानी है, जितनी आप रोज एंटर कराओगे उससे एक हम ज्यादा कॉलम एंटर करवाएंगे तो जो वैल्यूज हैं वो एंटर हो जाएंगी। देन हम लोग एक नेस्टेड लूप लगाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंस आता है वो क्या है, उस डिफरेंस को यूज कर कर हम जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे। तो इस सेक्शन में आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रिमूव होंगे और हमारे पास एक
डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बना है उसमें हम डायगोनल जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है उसको उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करवाएंगे और हमें हर इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो x में आता जाएगा। और जब हम x को प्रिंट करवाएंगे तो x में तीन वैल्यूज प्रिंट होंगी। पहली वैल्यू पहली इक्वेशन का रिजल्ट है, दूसरी दूसरी का है, तीसरी वैल्यू जो है वो आपके थर्ड इक्वेशन का जो है वो रिजल्ट होगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस गॉस जॉर्डन मेथड to find the root of these equations, linear equations. Just 1 minute.